हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द ब्रेनी पाठशाला। मेरा नाम है शुभम और मेरे साथ अपन पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के पठार, पहाड़ियाँ और राजस्थान के दर्रों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के पठार के बारे में। तो पठार क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, समुद्र तल से जो 600 मीटर ऊंचाई पर जो मैदान स्थित होता है ना, उसे पठार कहा जाता है। लेकिन हर किसी को नहीं। जैसे इनकी जो आकृति ना, वो आसपास की भूमि से थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन इनकी आकृति टीलानुमा नहीं होती है, पहाड़ जैसी नहीं होती है, समतल मैदान जैसे होते हैं। लेकिन समुद्र तल से 600 मीटर इनकी ऊंचाई होती है और आसपास की भूमि से भी ये थोड़े ऊंचे होते हैं, इसलिए इन्हें पठार कहा जाता है। तो ये होते हैं पठार। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे पठार, पहाड़ियाँ और दर्रे पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पठार, इंपॉर्टेंट दर्रे, इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर सवाल इन्हीं से पूछ लिया जाता है और बाकी के जो डिटेल्स हैं, बाकी के जो पठार की डिटेल्स हैं या बाकी पहाड़ियाँ और दर्रों की डिटेल्स हैं, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले पठार की। तो पठार क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं हम पहला पठार, औरिया का पठार। औरिया का पठार सिरोही के अंदर स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये। इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। औरिया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। ये सिरोही में स्थित है और गुरु शिखर पर्वत हमने पढ़ा था, वो भी सिरोही के अंदर ही स्थित है। गुरु शिखर पर्वत, वो गुरु शिखर पर्वत के नीचे ही औरिया का पठार स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आबू के पठार की। आबू का पठार भी सिरोही के अंदर स्थित है और आबू के पठार के पास में, मतलब आबू का पठार जहां स्थित है वहां अचलगढ़ दुर्ग और आबू कस्बा, ये सिरोही में ही आबू के पठार पर ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम तो भौमट का पठार। यह उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के अंदर स्थित है। और इस पठार की सबसे खास बात यह है कि यह जब आदिवासी आंदोलन का प्रथम चरण था, जिसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है, वो गोविंद गिरी के नेतृत्व के अंदर यहीं से संचालित किया गया था। आदिवासी आंदोलन का प्रथम चरण, जिसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है, वो गोविंद गिरी के नेतृत्व में भौमट के पठार से ही संचालित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लसाड़िया के पठार की। देखिए, ये पठार है उदयपुर के नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है और जैसमंद झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। जैसमंद झील यह उदयपुर के नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होकर जैसमंद झील तक जाता है। इसे कटाफटा पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कटाफटा पठार भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि आदिवासी आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, जिसे एक ही आंदोलन कहा जाता है, वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यहीं से संचालित किया गया था, लसाड़िया के पठार से। अब हम बात करेंगे भौराट के पठार की। तो भौराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद, गोगुंदा उदयपुर में एक जगह है और कुंभलगढ़ राजसमंद में एक जगह है, उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे भौराट का पठार भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि महाराणा प्रताप ने अपना संकटकालीन समय इसी पठार पे बिताया है। महाराणा प्रताप के बारे में हम सब जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1540 में और कुंभलगढ़ में ही हुआ था, तो इसलिए उनका ज़्यादातर समय कुंभलगढ़ के आसपास ही बीता है और उन्होंने अपना संकटकालीन समय भी भौराट के पठार पर ही बिताया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैसा के पठार की। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि चित्तौड़गढ़ का जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो इसी पठार पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊपरमाल के पठार की। तो ऊपरमाल का पठार है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ की एक जगह है और बिजौलिया भीलवाड़ा में एक जगह है। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया भीलवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसे ऊपरमाल का पठार भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था, कौन सा था? बिजौलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से 1897 से 1941 तक चला था, वो इसी पठार से संचालित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कांकरवाड़ी के पठार की। तो कांकरवाड़ी के पठार में सिर्फ इतना ही है कि यह अलवर में स्थित है। तो ये हमने राजस्थान के कुछ पठारों के बारे में जाना कि कौन से पठार है राजस्थान में, कहाँ स्थित है और उनके बारे में कुछ खास बातें। ये ज़्यादातर सवाल राजस्थान के पठारों में पूछा जाता है, तो इन्हीं से पूछ लिया जाता है। इनसे बाहर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं और जो भी पूछे जाएंगे वो उसकी PDF, उसकी डिटेल्स हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दर्रों के बारे में। दर्रे क्या होते हैं? देखिए, दर्रे होते हैं
पहाड़ों के बीच में कोई सकरे रास्ते बनाए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उन्हें ही दर्रा कहा जाता है। बहुत सारे दर्रों को और भी बहुत सारी चीजें कहा जाता है, मतलब दर्रों को नाल भी कहा जाता है, ला भी कहा जाता है, घाट भी कहा जाता है, पासेज भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थानी भाषा में इसे नाल कहते हैं, मराठी में इसको घाट भी कहा जाता है। मराठी भाषा में दर्रों को ही घाट कहा जाता है, और पहाड़ी भाषा में इसे ला कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे राजस्थान के दर्रों के बारे में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं वो राजसमंद के अंदर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्रे किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। तो सबसे पहले हम राजस्थान के दर्रों, राजसमंद के दर्रों की बात कर लेते हैं। राजसमंद में 5 दर्रे हैं: झीलवा की नाल, दिबेर की नाल, स्वरूप घाट की नाल, कामली की नाल और कछवाली की नाल। देखिए ये सभी जो दर्रे हैं ये राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं। ये सभी दर्रे राजसमंद को पाली से जोड़ते हैं। और इनमें जो दिबेर की नाल है, यह जो दर्रा है यह कोठारी नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, यह दर्रा कोठारी नदी का उद्गम स्थान है। उसके बाद हम बात करें पाली के दर्रों की। पाली के अंदर भी ये 4 दर्रे हैं: हाथीगुड़ा की नाल, देसुरु की नाल, सोमेश्वर की नाल और बरका दर्रा। जो हाथीगुड़ा की नाल है यह पाली को उदयपुर से जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल पाली को कहां से जोड़ता है? पाली को उदयपुर से जोड़ता है। ये पाली में स्थित है सारे दर्रे, इसलिए इसे पाली के दर्रे कहा जाता है। लेकिन ये जोड़ता किसको है? पाली को उदयपुर से जोड़ता है। देसुरु की नाल के बारे में खास बात यह है कि जो सूकड़ी नदी है, सूकड़ी नदी का उद्गम स्थान देसुरु की नाल से ही है। थर्ड है सोमेश्वर की नाल और फोर्थ है बरका दर्रा। तो देखिए ये जो दर्रे हैं देसुरु की नाल और सोमेश्वर की नाल, ये पाली को राजसमंद से जोड़ते हैं। पाली को राजसमंद से जोड़ते हैं। ये पाली के दर्रे हुए। उसके बाद हम बात करेंगे सवाई माधोपुर के दर्रे। सवाई माधोपुर में 2 दर्रे हैं: कुशाली का दर्रा और ढूंढीमल का दर्रा। इनमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहाँ स्थित है ये दर्रे। तो ये कुशाली का दर्रा है सवाई माधोपुर में, और ढूंढीमल का दर्रा भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे उदयपुर के दर्रों की। देखिए उदयपुर के अंदर भी 4 दर्रे हैं: चीलवा की नाल, ढेबर नाल, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फुलवारी की नाल, क्योंकि जो फुलवारी की नाल दर्रा है यह वाकल मानसी नदी है, उसका उद्गम स्थान है। ये सभी दर्रे उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे बूंदी के दर्रों की। तो बूंदी के दर्रों के अंदर 4 दर्रे हैं जो बूंदी में स्थित है। वह है जैतवास, बूंदी, रामगढ़, अटकड़ और लाखेरी। ये 4 दर्रे बूंदी में स्थित है। तो फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पठार, राजस्थान के पठार क्या होते हैं? 600 मीटर समुद्र तल से 600 मीटर जो ऊंचाई वाला मैदान होता है, जो कि आसपास के स्थान से थोड़ा ऊंचा होता है और समतल मैदान होता है, टीला नुमा नहीं होती उसकी आकृति, उसे पठार कहा जाता है। राजस्थान में बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पठार के बारे में डिस्कस किया, जैसे औरिया का पठार, आबू का पठार, भौरट का पठार, लसाड़िया का पठार, भौराट का पठार, मैसा का पठार, ऊपरमाल का पठार और कांकरवाड़ी का पठार। ये कहाँ स्थित है ये हमने देखा, और इनके जो कुछ खास चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन पठार के बारे में, वो हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हम गए दर्रे पे। दर्रे क्या होते हैं, इन्हें बाकी भाषाओं में इन्हें क्या क्या कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ हैं? राजसमंद में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं। राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं ये हमने देखा। पाली में कौन कौन से दर्रे हैं ये हमने देखा। सवाई माधोपुर, उदयपुर और बूंदी में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे राजस्थान की पहाड़ियों के बारे में। तो राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की पहाड़ियाँ शुरू करते हैं। तो पहाड़ियों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भाकर, डूंगरी, मेव और डांग। इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाकर जो मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान जो क्षेत्र है, जयपुर, यहाँ जगह, इसे डूंगरी कहा जाता है। डूंगरपुर है, डूंगरपुर में इसे मेव कहा जाता है। पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेव। और डांग, धौलपुर और जो करौली के आसपास का क्षेत्र है, धौलपुर, करौली, इनके आसपास का क्षेत्र, वहां पे पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। तो ये हमने बात करी पहाड़ियों की। अब राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, उनके ऊपर क्या स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है, और जोधपुर का जो किला है मेहरानगढ़ का फोर्ट, मेहरानगढ़ का किला, वो इसी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिकूट की पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है, और जैसलमेर का जो किला है, सोनार किला, वो त्रिकूट पहाड़ी पर ही स्थित है।
थर्ड हम बात करेंगे मालानी के पहाड़ियों को। मालानी की पहाड़ियाँ, मालानी की पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, 56 की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यह बाड़मेर में स्थित है, यह बाड़मेर में स्थित है। यह अरावली का एक रीजन आता है इसमें, जिसमें जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मालानी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पीपलूद, पीपलूद। और इसे मारवाड़ का माउंट आबू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मारवाड़ का माउंट आबू। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनगिरी और स्वर्णगिरी। ये जालोर में स्थित है और इस पे जालोर दुर्ग जो बना हुआ है वो सोनगिरी और स्वर्णगिरी यहीं पर ही बना हुआ है। देखिए इसमें भी एक कंफ्यूजन होती है। एक तो स्वर्ण नगरी में, स्वर्ण नगरी क्या होती है? स्वर्ण नगरी और स्वर्णगिरी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहा जाता है और जो स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी वह जालोर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूंदा माता पर्वत की। सूंदा माता पर्वत यह जालोर में स्थित है। यहाँ की खास बात यह है कि राजस्थान का जो पहला निजी क्षेत्र का रोपवे था वो यहीं पर ही बनाया गया था। राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का रोपवे कहाँ बनाया गया था? सूंदा माता पर्वत पे। राजस्थान के और भी रोपवे हैं, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो उदयपुर में मंशापूर्ण करणी माता का मंदिर है, वहां पर एक तो राजस्थान का रोपवे स्थित है। दूसरा रोपवे है पुष्कर के अंदर, पुष्कर सावित्री माता मंदिर। ठीक है। रोपवे क्या होता है? ये रोपवे तो सभी को पता है, लक्ष्मण झूला जिसे कहते हैं। तारों के ऊपर एक बॉक्सर रहता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को लेके जाता है, तो उसे ही रोपवे कहते हैं। तो राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का रोपवे कहाँ था? सूंदा माता पर्वत। और कहाँ कहाँ पे राजस्थान में? उदयपुर में मंशापूर्ण करणी माता के मंदिर में और पुष्कर सावित्री माता। उसके बाद हम बात करेंगे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ की। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। फिर बात करेंगे हम डोरा पर्वत और एसराणा पर्वत की। ये दोनों भी जालोर में स्थित है। जो डोरा पर्वत है वो जालोर के अंदर अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत, इसकी हाइट है 869 मीटर। जालोर की जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जो जालोर में स्थित है, उसका नाम है डोरा पर्वत और इसकी हाइट क्या है? 869 मीटर। एसराणा पर्वत ये जालोर की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अरावली की दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो जालोर में स्थित है वो है एसराणा पर्वत। पहली कौन सी थी? 869 मीटर पे डोरा पर्वत, और दूसरी इसकी चोटी है सबसे ऊंची वो है एसराणा पर्वत। इसकी हाइट है 839 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं नानी सिरडी डूंगरी जो कि पाली में स्थित है, और पाली का जो सोजत फोर्ट है वो इसी डूंगरी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे तारागढ़ की पहाड़ी, गढ़बीटली पहाड़ी जो कि अजमेर में स्थित है। यह अजमेर की दूसरी सबसे बड़ी अरावली की चोटियों में ही आता है, जो अजमेर की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह अजमेर में स्थित अरावली की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। पहली कौन सी थी? हमने पढ़ी थी उस दिन, पिछले वीडियो में मैंने बात करी है। पहली कौन सी थी? गौरमजी, जिसकी हाइट क्या थी? 933 मीटर। यह अजमेर की सबसे बड़ी चोटी थी, अरावली की सबसे बड़ी चोटी जो अजमेर में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। देखिए तीनों जयपुर में स्थित है। बीजक डूंगरी के बारे में हम बात करें तो जैसा कि हमको पता है अशोक का एक भाब्रू शिलालेख था। अशोक ने एक शिलालेख लिखा था जिसका नाम था भाब्रू शिलालेख। वो कैप्टन बर्ट को बीजक डूंगरी से ही मिला था, कैप्टन बर्ट को बीजक डूंगरी से ही मिला था, और 1840 के अंदर उसे कलकत्ता के संग्रहालय में ले जाया गया। ठीक है, ये हमने बात करी बीजक डूंगरी के बारे में। भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी दोनों जयपुर में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे उदयनाथ की पहाड़ियों के बारे में। तो उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? उदयनाथ की पहाड़ी है अलवर में स्थित है, और इसकी खास बात यह है कि रूपारेल नदी का उद्गम वो उदयनाथ की पहाड़ियों से ही होता है। नेक्स्ट है हर्षनाथ की पहाड़ी, यह अलवर में स्थित है। इसमें भी एक कंफ्यूजन होती है हर्ष की पहाड़ी में और हर्षनाथ की पहाड़ी में। देखिए दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। हर्षनाथ की पहाड़ी है वो अलवर में स्थित है, और हर्ष की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? वो सीकर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मलय केतु पहाड़ी। मलय केतु पहाड़ी, इन्हें मालखेट की पहाड़ियां भी कहा जाता है, मालखेट की पहाड़ियां भी कहा जाता है। यह सीकर में स्थित है, और जो सीकर में बहुत सारी पहाड़ियां हैं उनका सामूहिक नाम जो है उसे ही मलय केतु पहाड़ी कहा जाता है। जैसे कि रेवासा पर्वत प्लस हर्ष पहाड़ी प्लस जीण माता की पहाड़ियां, तो इन सभी का सामूहिक नाम क्या है? मलय केतु पहाड़ी, मतलब मालखेट का पर्वत जो सीकर में स्थित है। उसके बाद है बीजासन पहाड़ी, भीलवाड़ा में स्थित है यह, और मांडलगढ़ का दुर्ग है जो भीलवाड़ा में मांडलगढ़ दुर्ग है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है।
नेक्स्ट है दमदम पहाड़ी। दमदम पहाड़ी भरतपुर में स्थित है। और बयाना फोर्ट, बयाना का जो दुर्ग है, भरतपुर के अंदर एक जगह है बयाना, और वहां पे बयाना दुर्ग है, वो दमदम पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है बांसदड़ा पहाड़ी, सॉरी रेवत पहाड़ी। रेवत पहाड़ी नागौर में स्थित है। रेवत पहाड़ी नागौर में स्थित है। नागौर में कहां पे? रेवत पहाड़ी नागौर में स्थित है। नागौर में है डेगाना, डेगाना। और डेगाना किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए। टंगस्टन के लिए डेगाना फेमस है। बांसदड़ा पहाड़ी की बात करें तो बांसदड़ा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर का सज्जनगढ़ का किला, सज्जनगढ़ दुर्ग, वो बांसदड़ा पहाड़ी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है आडावाला पहाड़ियां। देखिए आडावाला किसे कहते हैं? बूंदी के अंदर मिलती है आडावाला पहाड़ियां। और कहते हैं किसे? बूंदी के अंदर जो दो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बनती है उन्हें आडावाला पहाड़ियां कहा जाता है। बूंदी के अंदर जो दो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती है उन्हें आडावाला पहाड़ियां कहा जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह 353 मीटर इसकी हाइट है। और जो हमने बूंदी के दर्रे पढ़े हैं वो बूंदी के दर्रे इन्हीं पहाड़ियों में है, आडावाला पहाड़ियों में ही वो बूंदी के दर्रे हैं। कौन कौन से थे? जैतवास था, बूंदी था, और जैतवास था, बूंदी था, लाखेरी था, रामगढ़। ये 4 दर्रे थे जो कहां पे थे? बूंदी के दर्रे थे, वो आडावाला पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मुकुंदरा हिल्स की। मुकुंदरा की पहाड़ियां ये कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और यहाँ की इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मुकुंदरा हिल्स की, मुकुंदरा की पहाड़ियों की, वो है चांदमारी, जो कोटा में स्थित है और 577 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करेंगे हम गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत राजसमंद में स्थित है। और जो कुंभलगढ़ का दुर्ग हमने पढ़ा था, कुंभलगढ़ का दुर्ग जहां महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, वो कुंभलगढ़ का दुर्ग इस गंधमादन पर्वत पर ही स्थित है। नेक्स्ट है बिश्नौदा की पहाड़ियां। बिश्नौदा की पहाड़ियां धौलपुर में स्थित है। और यह रेड स्टोन, लाल पत्थर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है रणथंभौर की पहाड़ियां। रणथंभौर की पहाड़ियां सवाई माधोपुर के अंदर है। और सवाई माधोपुर में क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी वहीं है। और रणथंभौर एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। तो रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर की पहाड़ियां भी कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। तो हमने इसमें बात करी राजस्थान के पठार के बारे में, पहाड़ियों के बारे में और राजस्थान के दर्रों के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।